दोस्तों, एक कलेक्टर साहब दीपावली की छुट्टी पर अपने घर पर आए हुए थे और सिविल ड्रेस में एक ऑटो रिक्शा में बैठकर वही कहीं जा रहे थे। तभी दोस्तों बीच में एक चेक पोस्ट आता है और वहां पर ऑटो रिक्शा को पुलिस वाले रोक लेते हैं और पुलिस वाले उस रिक्शा वाले को पैसे का डिमांड करने लगते हैं, घूस मांगने लगते हैं। तो दोस्तों पुलिस वाले कहते हैं कि तुम्हारे गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, तुम्हारे पास पोल्यूशन पेपर नहीं है, कोई कागज़ नहीं है, तुम्हारे पर चालान काटना होगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। आप ऐसे ही आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। हमारे पास कागज़ है लेकिन कागज़ पर घर पर छूट गया है और मैं कल लेकर आऊँगा तो आपको दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं, तुम्हारा चालान तो कटेगा ही कटेगा क्योंकि तुम्हारे पास कागज़ अभी नहीं है और ये तो तुम चालान का पैसा दोगे या फिर मुझे 1000 रुपये दे दो और तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ, अभी तो मेरा दिन की शुरुआत हुई है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कहाँ से आपको पैसा दे दूँ, अभी तो मैं सिर्फ कुछ ही पैसा कमाया हूँ। तभी दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि तुम कल पैसा कमाए होंगे तो वो पैसा तुम्हारे पास होगा ही उनमें से। तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि साहब वो जो पैसा था मैं कल ही खर्च कर दिया हूँ, हमारे पास पैसा नहीं है तो मैं आपको कहाँ से दूँ। आप मुझे माफ़ कर दीजिए, दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं हमेशा अपने साथ कागज़ लेकर चलूँगा। दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे वो ऑटो के पीछे ऑटो में बैठे हुए थे और चुपचाप उस सिपाही का ऑटो वालों की बातें सुन रहे थे। तब पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर अपना रौब दिखाने लगता है और रौब जमाने लगता है, उल्टा सीधा उसको बोलने लगता है। तो दोस्तों कलेक्टर साहब को गुस्सा आ जाता है और कलेक्टर साहब पुलिस वाले से कहते हैं कि तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है, तुम्हें चालान काटने का अधिकार किसने दिया है, ये कोई तरीका है इस तरीके से किसी से बात करने का। दोस्तों वो पुलिस वाला वो समझता था कि ऑटो में बैठा हुआ है कोई आदमी है। उस समय जो कलेक्टर साहब थे वो शर्ट पहने हुए थे, पैंट पहने हुए थे, चप्पल पहने हुए थे और नॉर्मल कपड़े में सिविल ड्रेस थे। अपने दोस्त से मिलने के लिए अपने घर से निकले गए थे और दोस्तों पुलिस वालों को लगता था कि ये कोई आम आदमी है, मुझसे इस तरीके का सवाल जवाब कर रहा है। तो दोस्तों पुलिस वाला उस कलेक्टर साहब को गाली देने लगता है, उसको उल्टा सीधा बोलने लगता है, उसका कॉलर पकड़कर खींच के ऑटो से बाहर निकालता है और एक थप्पड़ मार देता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो पुलिस वाले के साथ होता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। दोस्तों आप लोग जानोगे तो आप लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। पुलिस वाला कलेक्टर साहब को और ऑटो वाले को गिरफ्तार करता है और लेकर अपने थाने पहुंच जाता है। लेकिन फिर जो हुआ वो आप कलेक्टर साहब अपना मुंह नहीं खोलते हैं और नहीं बताते हैं कि मैं कलेक्टर हूं। लेकिन दोस्तों उस रात ऐसा क्या हुआ जिस वजह से पूरे थाने में एकदम से हंगामा मच जाता है और जो ऑटो रिक्शा वाला होता है उसके भी पैरों तले ज़मीन खिसक गए थे। जो सिपाही थे उसको उठाया था, उसको गिरफ्तार किया था, उसके साथ जो कुछ हुआ आप लोग जानेंगे तो सच में आपको पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों वो बहुत ही मज़ेदार घटना है। आइए जानते हैं पूरी घटना की सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि जो मेरा हौसला है वो और भी ज़्यादा बढ़ता रहे और जो भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ हो ऐसे ही मैं आप लोगों को सुनाती रहूं। तो दोस्तों ये जो सच्ची घटना है जिसके बारे में मैं आपको सुनाने जा रही हूं, ये सच्ची घटना है कानपुर के एक गांव की और जो कलेक्टर साहब थे उसका नाम था राजवीर सिंह होता है। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के इकलौते बेटे होते हैं और उनका जो बचपन था वो बहुत कठिन परिश्रम से होते हुए गुजरा था। दोस्तों आज से 10 साल पहले कलेक्टर साहब की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी। उस समय कलेक्टर साहब अपने पिताजी के साथ सब्जी मंडी में सब्जी बेचने के लिए जाते थे
और दोस्तों पूरा दिन मेहनत करने के बाद वो कुछ 400-500 रुपये कमाते थे। उन्हीं पैसों में से अपने पढ़ाई का खर्च भी निकालते थे और अपने माता-पिता का खर्च निकालते थे, घर परिवार का खर्चा चलाते थे। उन दिनों कलेक्टर साहब अपनी ज़िंदगी से हार मान चुके थे और अपने जीवन में एक बेहतर इंसान बनना चाहते थे ताकि लोगों के सामने उसको झुकना ना पड़े। क्योंकि दोस्तों अक्सर लोग उनका मज़ाक उड़ाया करते थे, कोई भी उनको गाली देकर उल्टा-सीधा बोलकर वहाँ से चला जाता था, उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते थे। और कुछ ऐसा ही होता है दोस्तों, ये वजह थी कि कलेक्टर साहब कानपुर अपना घर छोड़ देते हैं और छोड़कर दिल्ली चले जाते हैं और वहाँ पर जाकर यूपीएससी की तैयारी करने लगते हैं। अब दोस्तों धीरे-धीरे करके एक ही समय गुज़ारने लगता है और 4-5 साल जब खूब कड़ी मेहनत करते हैं, मन लगाकर पढ़ाई करते हैं और फाइनली दोस्तों राजवीर सिंह एक कलेक्टर साहब बन जाते हैं। अब जब ये बात कलेक्टर साहब के माता-पिता को पता चलती है, उनका बेटा एक डीएम एक कलेक्टर बन गया है, तो लोग भी बहुत खुश हो जाते हैं और कलेक्टर साहब इस खुशी से अपने माता-पिता के पास सेलिब्रेट करना चाहते थे। क्योंकि दोस्तों उसके माता-पिता बहुत जगह भगवान लोगों से मन्नत मांगे थे, पूरी ज़िंदगी अपनी कमाई अपने बेटे के ऊपर लगा दिए थे, अपनी ज़िंदगी को निछावर कर दिए थे। कलेक्टर साहब सोचते थे कि चलो ट्रेनिंग में जाने से पहले मैं घर जाकर मम्मी पापा से मिल लेता हूँ, अच्छा से रहेगा और वो मन्नत वगैरह जो भी मांगे हैं उनको पूजा पाठ जो भी हैं वो सब कुछ सही रहेगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने माता पिता के मिलने के लिए अब दिल्ली से घर से चले जाते हैं, क्योंकि दोस्तों को कलेक्टर साहब अपना घर छोड़कर अपने कानपुर से दिल्ली गए थे यूपीएससी की तैयारी करने के लिए और जो कभी भी घर का वापस नहीं आए थे। अब दोस्तों घर पर आने के बाद गांव के सभी लोग में लड्डू वगैरह बांटा जाता है। भाई हाँ भाई लड़का कामयाब हो गया, कलेक्टर बन गया और डीएम बन गया। दोस्तों ये जो डीएम साहब थे, कलेक्टर साहब थे, ये 3-4 दिन तक अपने माता पिता के साथ अपने घर पर रहकर उनकी सेवा करते थे, उनके साथ समय बिताते थे। दोस्तों तभी एक दिन कलेक्टर साहब पिताजी उनसे कहते हैं कि बेटा एक काम करो, बाज़ार चले जाओ और वहाँ से मेरे लिए थोड़ा सा दवाई लेते आओ, मेरी दवाई ख़त्म हो गई है। कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है पिताजी, मैं आऊँगा शाम को तो उधर से ही दवाई लेकर आ दूँगा। इस तरीके से क्या है कि वो अपने घर से निकल जाते हैं और दोस्तों का समय ना कलेक्टर साहब के पास अपनी खुद की गाड़ी नहीं थी, क्योंकि नई ज्वाइनिंग हुई थी। उस समय वो दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे, उनके पास कोई पर्सनल गाड़ी नहीं थी। उनके पापा जो मेहनत मजदूरी करते थे इंसान थे, उनके पास भी गाड़ी की व्यवस्था नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी, इसीलिए वो भी गाड़ी नहीं खरीदते थे। अब दोस्तों कलेक्टर साहब अपने घर से पैदल निकल जाते हैं और गाँव होते हुए तभी बीच रास्ते में उन्हें एक मित्र का फ़ोन आ जाता है। वो मित्र पहले उन्हीं के गांव में रहता था, उनके पड़ोसी थे, लेकिन पापा उनकी सरकारी नौकरी करते थे। वो लोग शहर में ज़मीन लिए हुए थे और वहीं पर घर बनवाए हुए थे, तभी लोग शहर में ही शिफ्ट हो जाते हैं। दोस्तों कलेक्टर साहब अपने मित्र से मिलने की इच्छा जाहिर करते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है तुम घर पर ही रहो, आ जाओ, हम लोग यहीं पर बैठकर मुलाकात कर लेंगे, बातचीत कर लेंगे। मेरी मम्मी भी मुझसे मिलना चाहती है, मैं उनसे बताया था कि मुझे कलेक्टर बन गए हैं तो मैं बहुत खुश हो गए और वो कह रहे थे कि तुम घर पर आ जाओ, तुमसे मिलना चाहती है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अपने मित्र से ठीक है थोड़ा सा समय लगेगा, मेरे पास गाड़ी नहीं है, ऑटो रिक्शा से आ रहा हूँ, थोड़ा सा समय दो, मैं तुम्हारे पास घर पे थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अब दोस्तों इस तरीके से कलेक्टर साहब अपने गांव से जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं, वहां पर उसको एक ऑटो रिक्शा वाला मिल जाता है। वो कलेक्टर साहब उस रिक्शा में बैठ जाते हैं और बैठकर गांव से शहर तक तरफ जाने लगते हैं। और उस समय कलेक्टर साहब सिविल ड्रेस में थे, शर्ट पर चप्पल वगैरह पहने हुए थे, क्योंकि जो सिर्फ बाजार अपने जा रहे थे, पापा का दवाई लेने के लिए जा रहे थे। लेकिन बीच में उसके मित्र का फ़ोन आ जाता है, तो वो सोच के चले कि शहर जा रहे हैं, वहाँ भी आगे बढ़ जाएंगे। मित्रों अब कैसे भी हो, क्या हो गया, वैसे भी दोस्तों कोई भी कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, लेकिन जब अपने गांव पर रहता है, अपने घर पर रहता है, तो उसको चप्पल में ऐसे ही नॉर्मल कपड़े में ही उसको मज़ा आता है, इसी में सुकून मिलता है। तभी दोस्तों इसी रास्ते में ऑटो वाला रिक्शा रोक देता है और कहता है कि भैया थोड़ी देर और देता हूँ, और कहता है कि भैया थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पर चेकिंग हो रही है।
अगर मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा तो वो लोग मुझे पकड़ लेंगे और फालतू का मुझे पैसा देना पड़ेगा। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास कागज़ सही है। और दोस्तों ऑटो वाला कहता है कि हाँ सर, हाँ भैया मेरे पास कागज़ सही है, पर सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी लोग बिना मतलब के मेरा चालान काट देते हैं और उनको कोई ना कोई कमी निकालने आ जाता है और वो कमी निकाल कर पैसे ले लेते हैं। तभी दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा ठीक है, चलो मैं देखता हूँ कि वो लोग तुमसे कैसे रोकते हैं और कैसे लोग तुमसे पैसा लेते हैं। तब दोस्तों ऑटो वाला, रिक्शा वाला कहता है कि नहीं, अरे नहीं भैया, मैं कई बार पकड़ा गया हूँ और ये लोग मेरी बात नहीं सुनते हैं और मुझसे मुझे कुछ ना कुछ काम में ये नुक्सा निकाल देते हैं और मेरे से पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अरे तुम यार, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? बोलो, अगर तुम बोलो तो मुझे पैसा लेंगे तो कोई गलत काम की होंगे तब ना पैसा लिए होंगे। अगर तुम्हारे पास कागज़ है, सब कुछ सही है, तो वो लोग तुमसे पैसा क्यों लेंगे? तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला गुस्सा हो जाता है और कहता है कि देखिए भैया, अगर आपको बहुत जल्दीबाजी है तो आप उतर जाइए और वहाँ से दूसरा गाड़ी पकड़ कर आपको जाना ही होगा तो जाइए, लेकिन मैं अभी नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं जाऊँगा तो वो मुझसे पकड़ेंगे और पकड़ेंगे तो मुझे पैसा देना पड़ेगा और मेरे पास पैसा नहीं है। अब दोस्तों कलेक्टर साहब बड़े सोच में पड़ जाते हैं और फिर शांति से ऑटो वाले, रिक्शा वालों को अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा अधिकार है, तुम उनको बोल देना कि भाई मैंने कुछ नहीं किया है, मैं पैसे नहीं लेंगे और पुलिस वाले तुमसे फालतू का पैसा नहीं लेंगे। तुम्हारे पास फालतू का पैसा थोड़ी आ रहा है कि ये कोई कागज़ थोड़ी है कि तुम्हारे पास इंश्योरेंस का कागज़ है, गाड़ी का कागज़ है, सब कुछ सही है, तुम्हें पैसा क्यों दोगे? तब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है साहब देखिए, कल मैं गाड़ी का साफ़ सफाई कर रहा हूँ और साफ़ सफाई करने के दौरान मैं गाड़ी से कागज़ बाहर निकाला था और मेरा जो कागज़ था वो घर पर ही छूट गया है और मैं वहाँ पर जाऊँगा तो वो सब कागज़ मांगेंगे और बोलेगा कि कागज़ घर से छूट गया है तो किसी न किसी बहाने से वो मेरा चालान काटेंगे ही काटेंगे, इसीलिए मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा एक बात बताओ, ये गाड़ी तुम्हारे नाम पर है और कागज़ तुम्हारे नाम पर है, तो ये सच सच बताना। कि दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि हाँ भैया, मैं सही बोल रहा हूँ, गाड़ी मेरे नाम पर है और मैं 1 साल से मुझे अभी इसका मैं किस्त भर रहा हूँ और सब कुछ इसके ओके है, कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, ये लोग छोड़ते नहीं हैं, पैसा ले लेते हैं। तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, मैं पीछे गाड़ी में बैठा हूँ, चलो जितना लोग वो पैसा मांगेंगे, तुम मांगेंगे, सारा पैसा मैं तुमको दूंगा, उन लोगों का मैं दूंगा, लेकिन अभी तुम चलो मुझे लेकर और यहाँ से मैं देखना चाहता हूँ कि वो लोग मुझसे कैसे पैसा मांग सकते हैं। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला भी मजबूर हो जाता है और फिर इससे कहता है कि ठीक है चलता हूँ, लेकिन जो भी पैसा मांगेंगे लोग तो वो सारा पैसा मैं नहीं दूंगा, आपको ही देना पड़ेगा। अब दोस्तों कलेक्टर साहब कहता है कि ठीक है चलो मैं दूंगा। दोस्तों इस तरीके से जब वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही बैरियर के पास पहुंचते हैं तो दोस्तों 3-4 कांस्टेबल लोग वहां पर खड़े हो जाते हैं, ऑटो रिक्शा वाला को रोक देते हैं और साइड में लगाने के लिए कहते हैं और ऑटो रिक्शा वाला तुरंत गाड़ी से साइड में लगा देता है और तभी वहां पर एक कांस्टेबल आता है और कहता है कि गाड़ी का कागज़ दिखाओ। दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला कहता है कि सर देखिए, कर हमारे पास कागज़, गाड़ी का कागज़ सब कुछ है, सब ओके है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मैं घर पर गाड़ी का कागज़ छोड़ दिया हूँ, रोज़ लेकर आता था लेकिन आज गलती से कागज़ मैं भूल गया हूँ, आज लेकर नहीं आया हूँ, मैं कभी और लेकर आपको लाकर दिखा दूँगा। तब दोस्तों पुलिस वाला अपने मोबाइल में कुछ चेक करता है और चेक करने के बाद कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का पोल्यूशन नहीं है, तुम्हारी गाड़ी का इंश्योरेंस फ़ाइल है, तुम चालान तो देना ही होगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांग लेता है पुलिस वाला और कहता है कि साहब छोड़ दीजिए, गलती हो गई, कागज़ मैं लेकर आऊँगा, आपको दिखा दूँगा, मेरे कागज़ ओके है, कोई भी
कमी नहीं है उसमें। अब दोस्तों पुलिस वाला कहता है कि नहीं देखो, ये तुम्हें अभी कागज़ दिखाओ, सारा पेपर ओके है तो दिखाओ, नहीं तो चालान का पैसा तो दो, या फिर हमको 1000 रुपये तुम दे दो, तुम्हारा चालान नहीं काटूंगा, तुमको छोड़ दूंगा, तुम्हारा ज़्यादा पैसा भी खर्च नहीं होगा। अब दोस्तों ऑटो रिक्शा वाला रोने लगता है और कहता है कि साहब अभी तो मैं घर से निकला हूँ कमाने के लिए, अभी मेरा बोहनी भी नहीं हुआ है, सिर्फ 100 रुपया मैं कमाया हूँ, तो मैं आपको 100 रुपया कैसे दे दूँ? इसमें से मेरी कोई गलती नहीं है, आपको पैसा क्यों दूँ? अब दोस्तों पुलिस वाला जो था वो कहता है, ऑटो रिक्शा वाला को धमकी देने लगता है, उसको गाली देने लगता है। पुलिस वाला कहता है कि एक तो तुम गाली देते हो, कागज़ नहीं गलती किए हो, कागज़ नहीं दिखा रहे हो, ऊपर से बदतमीज़ी कर रहे हो। लेकिन दोस्तों जो कलेक्टर साहब थे वो चुपचाप ऑटो के पीछे वाली सीट पर बैठे हुए थे और सब कुछ सुन रहे थे, सब कुछ नज़ारा देख रहे थे और कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी पुलिस वाला ऑटो रिक्शा वाला को 2-3 थप्पड़ मार देता है, गाली गलौज करने लगता है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस पुलिस वालों को पूछते हैं कि भाई एक बात बताओ, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पर कौन लगाया है? तुमको यहाँ चालान काटने का अधिकार किसने दिया है? क्योंकि चालान काटने का अधिकार तो सिर्फ ट्रैफिक पुलिस को ही होता है। तुम कौन होता है यहाँ पर चालान काटने के लिए? अब दोस्तों पुलिस वाला पहले से ही ऑटो रिक्शा वाले के ऊपर गुस्सा था और उस दिमाग पहले से ही ख़राब था। उसको लगता था कि ये कोई नॉर्मल गांव का आदमी है, शहर में जा रहा है, कुछ काम होगा। यही सब सोचकर पुलिस वाला जो था वो कलेक्टर साहब का कॉलर पकड़ता है और पीछे वाली सीट से उन्हें पकड़कर नीचे उतार देता है, बाहर निकालता है और फिर टेम्पो से बाहर निकालने के बाद उसको धमकी देने लगता है और कहता है, तुमको क्या मतलब है? तुमको ये काम करना है तो जहाँ जाना होगा तुम चले जाओ, अपना काम करो, मैं तुमसे इससे बात कर रहा हूँ, बीच में तुमको बोलने की ज़रूरत क्या है? तब दोस्तों कलेक्टर साहब कहते हैं कि अगर तुमको वर्दी मिल गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुमको जो मन में आएगा वो करोगे, जिसको मन करेगा तुम मारेगा, उसको मारेगा, तुमको पैसे वसूलने का मन करेगा तो उससे पैसा वसूलने, यही स्वार्थी मतलब है। अब दोस्तों उस कांस्टेबल को ये बात सुनकर, ये सब फिजूल की बातें सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कांस्टेबल कलेक्टर साहब को गिरफ्तार कर लेता है और कहता है कि चलो वहाँ पर तुमको वही सब समझाऊं, तुमको थाने पर लेकर समझाऊं। अब दोस्तों कलेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोलते हैं और कहते हैं कि ठीक है चलो, मैं भी तुम्हारे साथ थाने पर चलता हूँ और देखता हूँ कि तुम मुझसे क्या समझाओगे, मैं भी यहाँ चाहता हूँ। अब दोस्तों इस तरीके से पुलिस वाला जो था वो वहाँ पर ऑटो रिक्शा के चालक जो था कलेक्टर साहब को, दोनों लोग को गिरफ्तार कर दिया जाता है और वो पुलिस स्टेशन लेकर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही कलेक्टर साहब पुलिस स्टेशन पर पहुंचते हैं तो कलेक्टर साहब को एक सिपाही पहचान लेता है और तुरंत उनके पास जाता है और उसको सल्यूट करने लगता है और कहता है कि साहब अरे आप यहाँ पर कैसे आ गए? ये तो साथ आप क्या कर रहे हैं? कैसे गिरफ्तार हो गए? आपका क्या मतलब हुआ, क्या हुआ? कुछ पूछने लगता है और आपको कलेक्टर साहब उससे कहते हैं कि अरे नहीं, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, उससे थोड़ी देर में सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। अब दोस्तों कांस्टेबल सल्यूट करके साइड में हो गया और जो पुलिस वाला था वो देखता ही रह जाता है कि हमारे ही थाने में कांस्टेबल इस आदमी को सल्यूट कर रहा है, उसको साहब बोल के और कह रहा है साहब आपको गिरफ्तार क्यों किया गया? तो दोस्तों उसको पैरों तक के नीचे की ज़मीन खिसक जाती है और उस समय जो भी हुआ उसको आप दोस्तों, वो जो ऑटो रिक्शा वाला होता है उस समय उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वहाँ पर चल क्या रहा है। तब दोस्तों कलेक्टर साहब उस थाने में जितने भी सिपाही लोग होते हैं सबको वहाँ पर एक जगह पर बुलाते हैं और सभी लोगों को समझाते हैं कि आप लोग अपने शहर में इस तरीके से काम करेंगे तो बताइए यहाँ की जनता पुलिस वालों को क्या उम्मीद रखेगी? और शायद आप लोग जैसे पुलिस वालों को कारण ही पुलिस की पूरी टीम बदनाम हो जाती है। इस रिक्शे वाले को कोई गलती नहीं है लेकिन फिर भी आप इससे 1000 रुपये मांग रहे थे। अगर ये पूरा दिन मेहनत करेगा तब जाकर 1000 रुपये कमा पाएगा और नहीं कमा पाएगा ये तो उसको नहीं पता है। लेकिन आप बिना कुछ किए चुटकी में 1000 रुपया निकलवा लेंगे और आपके पॉकेट में रख लेंगे। आपको ड्यूटी करने के दौरान ये सब सिखाया जाता है कि दोस्तों कलेक्टर साहब के सिपाही कहते हैं कि अगर मैं इन
ऑटो रिक्शा वालों को साथ नहीं बैठा होता, अगर मैं इस पोस्ट पर नौकरी नहीं करा होता तो मुझे ये सारी चीज़ें पता नहीं होती। आप लोग भी इसके साथ-साथ फँसकर अब मुझे भी जेल में अंदर डाल देते, मेरी भी ज़िंदगी बर्बाद होती। ना जाने आप लोग कितने लोगों के साथ सारी इस तरह की हरकतें किए होंगे। तो दोस्तों, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हो जाता है और बहुत सारी स्क्वाइज़ेज़ वहाँ पर बैठ जाती है और बहुत सारी कार्यवाही होती है और फ़िलहाल वहाँ पर 1, 2, 3 दिन तक सभी स्टाफ के लोग परेशान रहते हैं। सभी लोगों के बीच में दहशत का माहौल छा जाता है और दोस्तों, धीरे-धीरे करके कार्यवाही आगे बढ़ती है और बाद में निष्कर्ष पे निकलता है कि जो पुलिस वाला था, कलेक्टर साहब के साथ बदतमीज़ी किया था दोस्तों, उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है और उसे बर्खास्त कर दिया जाता है, उसके निलंबित कर दिया जाता है। दोस्तों, उसके किए की सज़ा उसको मिल जाती है। अब दोस्तों, पुलिस वाला अपने घर पर बैठकर अपने पड़ोसियों को, अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से उसे लेगा, जो भी रिश्वत लेगा उससे अपनी ज़िंदगी में पैसे कमाएगा, ज़िंदगी गुजरे होंगे। ऐसे ही लोगों के साथ वो अक्सर ऐसे ही होना चाहिए, सब ठीक होता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आप लोग को क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब दोस्तों, एक चीज़ मैं आप लोगों के कहना चाहती हूँ कि देखिए, बहुत सारी वीडियो मेरी वायरल हो जाती है तो बहुत सारे लोग उल्टा